नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 23 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज डिस्कस करेंगे आज, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग न्यूज़पेपर से। पहला आर्टिकल एनसीएम के बारे में है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये जो कमीशन है नाम नाम का है, अगर इसको ख़त्म भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी में। तो राइटर जो खुद चेयरपर्सन रह चुके हैं इस कमीशन के, काफ़ी हार्ड स्टैंस लेते हैं। दूसरा आर्टिकल सोलर इंडस्ट्री के बारे में। देखो, सरकार को क्रेडिट जाना चाहिए, सोलर इंडस्ट्री के मामले में हमने अच्छा काम किया है, बट अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है, कैसे निपटा जा सकता है, वो जानेंगे। तीसरा आर्टिकल H1B वीजा को लेके यूएस सरकार का एक क्लैरिफिकेशन आया है। तो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के मामले में सेल्फ रिलायंस होना है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस क्लैरिफिकेशन से, सरकार को क्या करना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अभी फिलहाल ना ये जो कमीशन है ना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके चेयरमैन की पोस्ट और इस कमीशन के जो मेंबर्स की पोस्ट है ना, वो खाली पड़ी है। अब आप सोच के देखो, जिस कमीशन का कोई चेयरपर्सन नहीं है, पोस्ट खाली है, जिस कमीशन में कोई मेंबर नहीं है, पोस्ट खाली है, तो वो कमीशन काम कैसे करेगा? जाहिर तौर पे ये कमीशन जो है अभी काम कर ही नहीं रहा है, बस बना के छोड़ दिया गया है। तो इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट में ना एक पीआईएल फाइल की गई। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक की भलाई के लिए अगर कोई कोर्ट में जाता है, एप्लीकेशन फाइल करता है, तो उसे पीआईएल बोलते हैं। तो पीआईएल में यह बोला गया है पिटिशनर के द्वारा कि सरकार को आदेश दिया जाए कि भैया ये जो कमीशन है ये आप रिकॉन्स्टिट्यूट करो, चेयरपर्सन को अपॉइंट करो, मेंबर्स को अपॉइंट करो, ताकि ये कमीशन काम तो करे। तो ना राइटर एक बहुत गहरा क्वेश्चन यहां पे रेज करते हैं। राइटर जिनका नाम है ताहिर महमूद, ये खुद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन रह चुके हैं। ये कहते हैं कि देखो, 47 साल हो गए इस कमीशन को बने। अगर इस कमीशन को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर भी दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनॉरिटीज की लाइफ में कोई फर्क नहीं आएगा, उनका जो जीवन है वैसे का वैसा ही रहेगा। वैसे भी ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, रद्दी कमीशन है, कोई काम का कमीशन नहीं है, ये माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दिलवा सकता है। तो ये सारी बातें ताहिर महमूद ने बोली, जो खुद इस कमीशन के चेयरपर्सन रह चुके हैं। क्योंकि वो चेयरपर्सन रह चुके हैं, उनके पास तो इनसाइडर डिटेल्स हैं। तो वो क्या क्या बताते हैं हम इस आर्टिकल में जानते हैं। वो थोड़ा इतिहास में जाते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं 1978 का समय था, जनता पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हटने के बाद में जो मिली जुली जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, ये वो समय था, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। तब 2 कमीशंस बनाए गए थे, एक नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी और एक बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। उस समय 1978 में 2 कमीशंस बनाए गए थे। लेकिन दोनों कमीशंस जो बनाए गए थे ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रेजोल्यूशन से बनाए गए थे। मतलब सरकार ने अपने डिसीजन से इन कमीशंस को बना दिया, ना तो पार्लियामेंट से एक्ट के थ्रू इन्हें बनवाया, ना ही संविधान में इनको कोई जगह दी गई। तो सरकार अपने डिसीजन से जब कोई कमीशन या बॉडी बना देती है तो वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो उस समय भी मांग ये उठी थी कि ये जो कमीशन है ना, या तो आप इनको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, यानी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाओ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ, यानी संविधान में इनका मेंशन करो। आप बोलोगे सर बॉडी तो बॉडी होती है ना, क्या ही फर्क पड़ता है कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। नहीं दोस्त, फर्क पड़ता है। देखो, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी संविधान में मेंशन है आर्टिकल 315 में। जैसे इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324 के तहत, संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं। स्ट्रॉन्ग बॉडीज इसलिए हैं क्योंकि इनका मेंशन संविधान में है। सरकार अपनी मर्जी से इनकी पावर घटा या बढ़ा नहीं सकती।
अगर यूपीएससी इलेक्शन कमीशन की पावर को घटाना है, बढ़ाना है, तो संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और आपको भी पता है संविधान में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ज्यादा पावरफुल होती हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज भी पावरफुल तो होती हैं, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी संवैधानिक बॉडीज होती हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जिनको पार्लियामेंट में एक एक्ट बना के जिनको बनाया गया है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इवन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। इसको भी बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, बाद में दिया था। अभी हम 1978 की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में मैं आपके बेसिक्स क्लियर करने लग गया। हालांकि बाद में 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू ये बॉडी फिर से बना दी गई थी। चलो इतिहास में हम वापस आएंगे, पहले ये बेसिक्स आप समझ लीजिए। और तीसरे नंबर पे आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब वो तो सरकार ने अपनी मर्जी से बना दी, सरकार की गुलाम होती है वो बॉडी। सरकार जो प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है सीनियर, जैसे अमित शाह जैसे, सुबह सुबह उठे मुझे ये बॉडी पसंद नहीं है, खत्म करो, खत्म। कोई औकात नहीं होती एग्जीक्यूटिव बॉडी की, समझ गए। तो इस वजह से 1978 में जो बॉडी बनी थी ना, ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये उस समय सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। और इसके साथ में बना था नेशनल कमीशन फॉर SC ST भी। लेकिन 1990 में आई वीपी सिंह की गवर्नमेंट। तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि इस बॉडी को संविधान अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाए, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, इस वजह से कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1992 का जो टाइम था ना, वो था टर्निंग पॉइंट इस बॉडी के लिए। टर्निंग पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि याद कीजिए 1978 में दो बॉडी एक साथ बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर SC ST और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो 1992 में हुआ ये, नेशनल कमीशन फॉर SC ST इसको तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, आर्टिकल 338 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर SC ST को। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को बोला गया नहीं, आपको नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, आप नाराज होते हो, आपको स्टैट्यूटरी बॉडी बना देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको नहीं बनाएंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को भगा दिया गया और बोला गया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हम नहीं देंगे। तो ये पहली चोट थी इस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पे कि भेदभाव किया गया। नेशनल कमीशन फॉर SC ST को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, लेकिन इसको नहीं दिया गया। अब यहां पे देखो बहुत बढ़िया पॉइंट्स आते हैं। राइटर बोलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जब स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया ना 1992 में, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू रिकॉन्स्टिट्यूट इस बॉडी को किया गया, तो सेकंड चेयरपर्सन मैं था स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलने के बाद में। जैसे तैसे करके हमने थोड़ा काम करना स्टार्ट किया। हमने संविधान के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पे फोकस किया। अब आप अपनी पॉलिटी बाहर निकालो 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 निकालो। आर्टिकल 29 क्या है? माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 बताओ। आर्टिकल 30 ये बोलता है कि माइनॉरिटीज अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उनको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। तो राइटर कहते हैं मैं जब चेयरपर्सन था ना, तो मैंने इन दोनों आर्टिकल्स पे बहुत फोकस किया। ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, ठीक है हमारे पास पावर्स नहीं थी, लेकिन हमारे पास थोड़ी बहुत ना सिविल कोर्ट वाली पावर्स थी। जैसे हम किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त इंडिविजुअल्स को समन कर सकते थे, मतलब सिविल कोर्ट की पावर्स है, अभी भी ये पावर्स हैं। तो राइटर बोलते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पास पावर्स है ना, ये सारी पावर्स हैं। इन्वेस्टिगेशन में किसी इंडिविजुअल को समन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट या एविडेंस मंगवा सकते हैं, टेस्टिमोनीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सारी पावर्स हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पास में। और जैसे तैसे करके हम काम चला रहे थे, हमें नॉलेज थी, थोड़ा बहुत काम हम चला रहे थे, लेकिन ये सारी पावर्स मिसिंग थी। सजा नहीं दे सकती नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, किसको अपने ऑर्डर्स इन्फोर्स नहीं करवा सकती, रिकमेंडेशंस दे सकती है, लेकिन रिकमेंडेशंस नॉन बाइंडिंग है, कोई माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्योरली इस कमीशन का जो काम है वो एडवाइजरी है। तो ये चीज थी। लेकिन हुआ ये, उस समय ना दो चीजें हुई। एक तो देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना 1993 में।
1993 की बात है। उस समय इंडिया पे ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बहुत आरोप लग रहा था कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो एक नया कमीशन बनाया गया था, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन कमीशंस का काम जानते हो क्या होता है? जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन कमीशंस का काम होता है वॉच डॉग का। वॉच डॉग मतलब वो कुत्ता जो निगरानी करता है। अब आप ये मत बोलना सर ने कमीशंस को कुत्ता कह दिया। नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं आपको वॉच डॉग का काम क्या होता है। वॉच डॉग का काम होता है निगरानी करना। निगरानी मतलब किस चीज की निगरानी? जिस चीज का कमीशन है ना, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो संविधान ने माइनॉरिटीज को जो अधिकार दिए हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये सब देखते हैं ये कमीशंस। जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी, संविधान ने शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को जो राइट्स दिए हैं, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, क्या उनका कंप्लायंस हो रहा है, क्या उनको इन्फोर्स करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा, ये सारी चीजें देखते हैं ये कमीशंस। तो इंडिया पे ह्यूमन राइट्स के आरोप लग रहे थे, तो सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना दिया। अब बोलोगे सर तो ये क्या लेना देना है, बात हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की कर रहे थे, या आप ह्यूमन राइट्स कमीशन क्यों ले आए बीच में? बताता हूं। इसलिए ले आए क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जब बनाया गया ना, तो ये बोला गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर होंगे, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। जैसे जो भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरपर्सन होगा ना, वो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर होगा। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन होगा, वो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर होगा। जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी का चेयरपर्सन होगा, वो भी नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स का मेंबर होगा। तो मतलब ये जो बाकी कमीशंस के चेयरपर्सन होंगे, उनको एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी चेयरपर्सन होगा, उनको मेंबर बना दिया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो राइटर बोलते हैं इस वजह से ना नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का जो दर्जा था ना, वो छोटा हो गया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरपर्सन मेंबर होगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, मतलब ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज था ना, ये चेला बन के रह गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो ये दूसरी चोट थी। दूसरी चोट थी कि इस कमीशन को दोयम दर्जा दे दिया गया, छोटा दर्जा दे दिया गया। ये देखो, नेशनल कमीशन बिकम सबऑर्डिनेट टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं तीसरी चोट क्या हुई। तीसरी चोट देखो ये हुई 2004 में, जब यूपीए की सरकार थी ना, सरकार ने बोला, याद कीजिए ये ताहिर महमूद क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम मेनली आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पे काम कर रहे थे। आर्टिकल 30 मतलब माइनॉरिटीज को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का, गवर्न करने का अधिकार है। लेकिन यूपीए की सरकार ने 2004 में एक चीज की कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये देखो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये अलग से एक कमीशन बना दिया 2004 में। तो ताहिर महमूद कहते हैं भैया हम क्या मक्खी मारेंगे, दो ही तो चीजों पे हम फोकस कर रहे थे, अब उसमें से एक के लिए आपने अलग से एक कमीशन बना दिया, तो हमारे पास में बचा क्या? ये कमीशन तो लल्लू कमीशन बना के आपने छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं इस कमीशन के पास में। 2004 के बाद तो इस कमीशन के पास में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। राइटर बोलते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ना एक बार मुझे बोला था कि आप फिर से चेयरपर्सन बन जाइए, पोस्ट खाली है। लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया कि इस बॉडी के पास कुछ नहीं है करने को, तो मैं नहीं बनने वाला हूं इसका चेयरपर्सन। फिर इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं कि कुछ कमीशंस जो माइनॉरिटीज के लिए गठित किए गए हैं, जैसे 2005 में ना रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया गया था कि माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देने के लिए आप संभावनाएं तलाशिए। माइनॉरिटीज में जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज है ना, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको रिजर्वेशन देने का प्रोविजन खोजो। तो इस कमीशन ने बोला था कि माइनॉरिटीज को गवर्नमेंट जॉब्स में 15% रिजर्वेशन दिया जाए और स्पेशल फोकस किया जाए मुस्लिम माइनॉरिटी पे। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, माइनॉरिटीज मतलब कौन कौन सी कम्युनिटीज हमारे देश में? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, पारसी, और बाद में शायद जैन्स को भी स्टेटस दिया गया था। तो 6 कम्युनिटीज टोटल माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। मतलब मैंने कुछ गलती की है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना। जैन को शायद 2014 में दिया गया था, पहले 5 थी, अब 6 हो गई हैं। तो ये कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, कुछ नहीं हुआ। बाद में एक सच्चर कमेटी भी गठित की गई थी
मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे भी कुछ नहीं हुआ। तो फाइनल असेसमेंट राइटर का ये है, इस कमीशन के पास में कोई ऑटोनमी नहीं है, ये सरकार के कंट्रोल में काम करती है और पिछले 47 सालों में ये जो कमीशन है कोई दिखने वाला इम्पैक्ट नहीं ला पाया है कि हाँ भाई क्रांति ले आया, माइनॉरिटीज़ के राइट्स दिलवा दिए, कुछ नहीं किया है। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। इससे अच्छा सरकार इस कमीशन को ना ही गठित करे, चेयरपर्सन की जो पोस्ट है वो खाली रहने दे, कोई फ़ायदा फूयदा है नहीं इस बॉडी का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में सोलर इंडस्ट्री की सक्सेस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 में जो एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, भारत सरकार ना एक चीज के लिए तो क्रेडिट ले सकती है। हमारे देश में ना सोलर जो कैपेसिटी है अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ था कि पर यूनिट सोलर एनर्जी की जो कीमत थी वो पर यूनिट कोल एनर्जी की कीमत से कम हो गई थी। इससे पहले तो देखो सरकार ना मोरालिटी के नाते बोलती थी, अरे अरे इन्वायरमेंट बचेगा, आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करो, जरूरी है, हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। तो ये सब सरकार बोलती थी। लेकिन जब 2017 में सोलर एनर्जी सस्ती हो गई कोल एनर्जी से, तो देखो फिर बिजनेसेस अपने आप फिर इन्वेस्ट करेंगे ना, उन्हें फायदा का सौदा लगेगा कि आने वाला समय जो है वो सोलर एनर्जी का है, तो इसमें इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, बेचेंगे। तो 2017 जो था वो टर्निंग पॉइंट था हमारे देश में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में। आज ये सिचुएशन आ गई है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाला देश है, चाइना और यूएसए के बाद। हमने इवन देखो जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और उससे भी ज्यादा खास बात, 2014 में देखो हमारे देश में ना सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेसिटी थी सिर्फ 2 गीगावाट थी। लेकिन अब हमारे देश में सोलर मॉड्यूल्स जिनसे सोलर एनर्जी पैदा होती है, उन सोलर मॉड्यूल्स को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है हमारे देश में 100 गीगावाट हो चुकी है। 100 गीगावाट हालांकि कहने के लिए है, पेपर्स पे है, एक्चुअल में सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेसिटी है वो 85 गीगावाट की है, थोड़ा कम है। ये देखो जो मैंने बोला ना 2017 टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ग्रिड पैरिटी आ गई। ग्रिड पैरिटी मतलब सोलर पावर सस्ता हो गया कोल पावर से। तो कितना आगे हम आ चुके हैं। 2014 में सिर्फ 2 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी और 2025 में बढ़ के 100 गीगावाट। और इस चीज में रोल प्ले किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, सरकार बोलती है कि आप सोलर मॉड्यूल्स को देश में मैन्युफैक्चर कीजिए और जितना आप मैन्युफैक्चर करोगे उतना इंसेंटिव हम आपको देंगे, उतना टैक्स में छूट देंगे जितना आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे। तो सरकार की इस स्कीम के तहत ज्यादा लोग हमारे देश में सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करने लगे। उससे पहले तो असेंबली होती थी। असेंबली मतलब चाइना से पॉलीसिलिकॉन खरीद लिया, चाइना से सेल्स परचेज कर लिए और उन सबको इंडिया में आके असेंबल कर दिया और बना लिया सोलर मॉड्यूल। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। अब इसके बाद राइटर ना एक सीधा सीधा मैथ बताते हैं। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, UNFCCC, इसकी जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग हुई थी ना ग्लासगो में, तो इंडिया ने 5 कमिटमेंट्स की थी जिसको बोला गया था पंचामृत। उस 5 कमिटमेंट में से एक कमिटमेंट ये थी कि 2030 आने से पहले हमारे देश में जितना पावर प्रोड्यूस होगी ना, उसमें से 50% तो नॉन फॉसिल फ्यूल से पावर प्रोड्यूस होगी। और अगर ये टारगेट अचीव करना है तो फिर देखो 2030 से पहले हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी यानी नॉन फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी की कैपेसिटी होनी चाहिए 500 गीगावाट, और 500 गीगावाट में से 280 गीगावाट होनी चाहिए सोलर कैपेसिटी 2030 से पहले। अभी कितनी है? अभी तो शायद 117 के आसपास है। तो देखो जितना बचा हुआ है 280 में से 117 की कैपेसिटी है, बाकी
163 की हमारे पास में होनी है। 6 साल का समय हमारे पास में है, 5 साल का ही है, अभी तो और भी कम बचा है बल्कि। तो 5 साल का है तो हर साल 30 गीगावाट सोलर जो कैपेसिटी है ना हमें इस्टेब्लिश करनी होगी। लेकिन कर कितनी रहे हैं हम? कर रहे हैं सिर्फ 17 से 23 गीगावाट की कैपेसिटी। आप बोलोगे सर हमारे पास में, अभी तो आपने बोला आर्टिकल के शुरुआत में कि 100 गीगावाट जो सोलर मॉड्यूल्स बनाने की कैपेसिटी हमारे देश की फैक्ट्रीज में है, मतलब इतना सोलर मॉड्यूल्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। चलो आपने बोल दिया कि 100 गीगावाट तो पेपर्स पे है, लेकिन एक्चुअल में 85 सोलर मॉड्यूल्स बनाने की कैपेसिटी तो हमारे पास में है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखो हमारी फैक्ट्रीज के पास में सोलर मॉड्यूल्स बनाने की कैपेसिटी है 85 गीगावाट, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना। खरीद रहे हैं सिर्फ हम 17 से 23 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल्स। यह दिक्कत है। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? अब जो मुश्किल से तो हमने 85 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल्स बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो स्टैब्लिश की है, लेकिन लोग खरीद रहे हैं इंक्लूडिंग सरकारें सिर्फ 17 से 23 गीगावाट के सोलर पैनल्स। तो बाकी जो पैनल्स हैं वो तो बिकेंगे नहीं फैक्ट्रीज के। फैक्ट्रीज के पैनल नहीं बिकेंगे तो फैक्ट्रीज बंद होने लगेंगी। फैक्ट्रीज बंद होने लगेंगी, उनके ऊपर एनपीए बढ़ जाएगा, लोन बढ़ जाएगा, और हम सोलर कैपेसिटी के मामले में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यह दिक्कत है। कैपेसिटी हमने ज्यादा जनरेट कर ली है सोलर मॉड्यूल्स बनाने की, लेकिन उतना बिक नहीं रहा है सोलर मॉड्यूल्स। डोमेस्टिक डिमांड सिर्फ 20-25 गीगावाट की है। अब यहां पे आता है चाइना फैक्टर। आप बोलोगे सर बचा हुआ एक्सपोर्ट कर दो ना यार। एक्सपोर्ट तो कर दें, दिक्कत यह है चाइनीज कहीं भी नहीं जीने देते। अब चाइना के जो सोलर पैनल्स हैं ना वो इंडिया से सस्ते हैं। हमारे वाले सोलर पैनल्स 1.5 से 2 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हैं एज कंपेरिजन टू चाइनीज सोलर पैनल्स। अब चाइना में फायदा यह है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, वहां पे बड़े स्केल पे सोलर पैनल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। अब कोई चीज बल्क में बनेगी, इतने बड़े लेवल पे बनेगी, तो वो चीज सस्ती बनेगी। तो ये एडवांटेज चाइना के पास में है। चाइना रॉ मटेरियल को कंट्रोल करता है। सोलर पैनल्स में जो पॉलीसिलिकॉन है, वेफर है, ये सब यूज होते हैं ना, तो उन सब की सप्लाई को चाइना कंट्रोल करता है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, प्रोडक्शन लाइंस ज़्यादा अच्छी है, ऑटोमेशन कैपेबिलिटी एज कंपेरिजन टू इंडिया ज़्यादा अच्छा है चाइना के पास में। तो रिजल्ट ये निकला है कि 2024 में चाइना ने सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट किए 236 गीगावाट के, और इंडिया ने एक्सपोर्ट किए सिर्फ 4 गीगावाट के। और 4 भी जानते हो इंडिया ने क्यों कर दिए? इसलिए कर दिए क्योंकि यूएसए ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले सोलर पैनल्स पे रोक लगाई थी, टैरिफ इंक्रीज कर दिए थे, रोक लगा दी थी। तो फिर यूएस ने बदले में इंडिया से 4 गीगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर लिए थे। अदरवाइज ये 4 गीगावाट भी नहीं होता इंडिया के पास में। तो डिफरेंस इतना ज्यादा है। अब इस डिफरेंस को खत्म कैसे करें? राइटर कहते हैं इसका सॉल्यूशन है अफ्रीका। अफ्रीका कैसे? अफ्रीका के अंदर देखो सनलाइट का पोटेंशियल है बहुत ज्यादा। सनलाइट का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। सोलर एनर्जी वहां पे अभी प्रोड्यूस नहीं होती है, और चाइना ज्यादा फोकस करता है यूएसए और यूरोप की मार्केट पे। चाइना अभी अफ्रीका पर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। चाइना को लगता है कि अफ्रीका की मार्केट कोई खास है नहीं, हम अमीर देशों को बेचेंगे, वहां से ज्यादा कमाई है। और पोटेंशियल देखो इसलिए भी ज्यादा है अफ्रीका में, वहां पे ना खेती वाली जमीन बहुत बढ़िया है, लेकिन इरिगेशन होता है सिर्फ 4% लैंड पे। लेकिन पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा लैंड पे इरिगेशन हो सकता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे बिजली महंगी है और नहरों का जाल है नहीं, नदियों से कनेक्टेड नहीं है खेत। तो यहां पे ना इंडिया की एक स्कीम काम आ सकती है जो इंडिया ने हमारे यहां पे इंप्लीमेंट की थी, पीएम कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा स्कीम। इसमें क्या होता है? इसमें ना सरकार सोलर पंप देती है किसानों को सब्सिडी पे। अब किसान वो सोलर पंप इस्टेब्लिश करते हैं, सोलर एनर्जी से चलते हैं वो पंप, नीचे से पानी निकाला जाता है और जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा होती है उसे सरकार परचेज कर लेती है। बड़ी काम की है ये पीएम कुसुम स्कीम। तो
ये जो स्कीम है ना, इसी प्रकार की स्कीम चलाने में इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज की हेल्प कर सकता है। दूसरी इंडिया की बढ़िया स्कीम है पीएम सूर्य हर घर योजना। मतलब घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम हो सके। ये भी बड़े काम की स्कीम है। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया ने ना फ्रांस के साथ मिलके एक अलायंस बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था ना, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ये अलायंस अफ्रीकन कंट्रीज को बोल सकता है कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन इस शर्त पे दिया जाएगा कि आप ना सोलर पैनल्स इंडिया से परचेज करो। सोलर पैनल्स आप इंडिया से परचेज करो, इस शर्त के साथ हम आपको लोन दे सकते हैं सोलर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। तो इससे भी हम जो हमारी कवरेज है इंक्रीज कर सकते हैं हमारे सोलर पैनल्स की अफ्रीका में। तो 2-3 तरीके हैं। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सहारा लिया जाए, इन स्कीम्स का सहारा लिया जाए। ये करके हम अफ्रीका के पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। अफ्रीका एक स्लीपिंग जायंट है, लेकिन देखो आसान नहीं है। रियलिटी ये है, अभी अफ्रीका में भी चाइना डोमिनेंट सोलर सप्लायर है। बेशक चाइना का ध्यान अफ्रीका पे कम है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स अभी भी चाइना ही सप्लाई करता है अफ्रीका में। तो इंडिया का गोल फिलहाल देखो ये होना ही नहीं चाहिए कि हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे। प्रैक्टिकली चलो तो इंडिया का रोल होना चाहिए कि चाइना के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सोलर सप्लायर बनना है, ताकि वो देश जो चाइना से नहीं परचेज करना चाहते, कम से कम उनके लिए एक वायबल ऑप्शन होना चाहिए इंडिया के रूप में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोलर इंडस्ट्री से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूएस गवर्नमेंट ने ना H1B वीजा को लेके कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। तो इंडिया के लिए क्या स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, क्या इंडिया को करना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स आपके क्लियर कर देता हूं। देखो मान लीजिए इंडिया का कोई स्टूडेंट है महेश, उसने इंडिया से की, NIT से वो पास आउट हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। फिर उसके बाद में ना वो मास्टर्स करने यूएस चला गया। तो महेश मास्टर्स करने यूएस गया है तो उसको मिलेगा F1 वीजा उसको मिलेगा। लेकिन महेश ने वहां पे ना 2 साल की मास्टर्स यूएस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर ली। अब उसको ना एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT कर सकते हो यूएसए में 1 साल के लिए। फर्दर इसे 2 और सालों के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 2 साल की स्टैनफोर्ड से मास्टर्स कर ली, उसके बाद में उसको मौका दिया जाता है महेश को कि आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो। जो आपने थ्योरी में सीखा है उसे प्रैक्टिकल आप इंप्लीमेंट करने के बारे में सीख सकते हो लोकल कंपनी में जॉब करके। तो ये उसे मौका दिया जाता है। 1 साल के लिए होती है OPT, उसे 2 फर्दर सालों के लिए एक्सपेंड किया जा सकता है, और ये होता है F1 वीजा पे ही। लेकिन अगर वो कंपनी कहती है कि मुझे तो महेश चाहिए, भाई काम का बंदा है, इसको तो मैं नहीं जाने दूंगा, तो फिर 3 सालों के बाद में वो कंपनी जो है महेश को रोक सकती है, उसको H1B वीजा दिलवा के। यूएस टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट कर सके, रिटेन कर सके, उसके लिए था ये H1B वीजा। तो अब क्या हुआ है, अब ना यूएस की सरकार ने, आपको याद होगा कुछ समय पहले घोषणा की थी कि जो H1B वीजा पे यूएस आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको वन टाइम $1 लाख की फीस देनी होगी। लेकिन अब यूएस की सरकार ने यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि F1 वीजा वाले जो स्टूडेंट वीजा लेके आए थे पढ़ने के लिए, और बाद में यूएसए में ही वो उनका ट्रांजिशन हो गया H1B वीजा में, क्योंकि लोकल कंपनी ने उनको स्पॉन्सर कर लिया, लोकल कंपनी को वो बंदा चाहिए, तो ऐसे लोगों को 1 लाख की फीस नहीं देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मतलब जिनका ट्रांजिशन हुआ है ना F1 वीजा से H1B वीजा में, जो पहले पढ़ने के लिए गए थे और वहीं पे वो अब H1B वीजा लेना चाहते हैं, क्योंकि लोकल कंपनी वहां की स्पॉन्सर करना चाहती है उस पर्सन को जिसने वहीं पे पढ़ाई की, उसको 1 लाख की फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अब कोई दूसरा पर्सन है रमेश, जिसने पढ़ाई इंडिया में ही की, लेकिन वहां की जो कंपनी है अब बोल रही है कि रमेश तुम यहां पे काम करो, तो उस पर्सन को फिर $1 लाख की फीस देनी पड़ेगी। ये क्लैरिफिकेशन यूएसए ने दिया है। राइटर बोलते हैं चलो देखो ये क्लैरिफिकेशन आया, फिर भी अब इंडिया से ना कम ही लोग जाना चाहते हैं यूएसए में काम करने के लिए, क्योंकि ना वहां पे रेसिज्म बढ़ा है, वहां पे एंटी इमिग्रेंट्स
जो फीलिंग्स है ना काफ़ी बड़ी है। इमिग्रेंट्स से थोड़ा नफरत सा करने लगे हैं वहाँ के लोग। उनको लगता है कि हमारी जॉब्स ले जा रहे हैं ये बाहर से आए इमिग्रेंट्स। तो कम लोग इंडिया से वहाँ पर जाके काम करना चाहते हैं। तो इंडिया के पास में मौका है। वैसे भी देखो, इंडिया से पढ़े लोग वहाँ पे जाते हैं, इंडिया को तो डबल नुकसान होता है। एक तो नुकसान सीधा सीधा ब्रेन ड्रेन का होता है कि हमारे बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स वहाँ पे चले जाते हैं, हमारा अच्छा ब्रेन तो चला गया वहाँ पे। दूसरा आप ये भी देखो ना, वहाँ पे जाके वो हमारा पैसा खर्च करते हैं, यूएस में पढ़ाई करते हैं, वहाँ की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मिचिगन में, एमआईटी में। तो यहाँ का पैसा वहाँ पे खर्च होता है, बल्कि फॉरेन करेंसी भी हमारी, फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा ख़त्म होता है। तो दोनों नुकसान होते हैं इंडिया के। तो इंडिया तो कतई नहीं चाहेगा कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए जाएं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते क्यों हैं? क्योंकि देखो, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की है ब्रांड वैल्यू। वहाँ पे लर्निंग इकोसिस्टम है। लर्निंग इकोसिस्टम मतलब सिर्फ अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी लैब्स हैं, इंडस्ट्री के साथ में अच्छा कनेक्ट है, स्टार्टअप्स के लिए अच्छा इकोसिस्टम है, आइडियाज़ की कदर की जाती है, इंक्वायरी का इकोसिस्टम है। आप किसी भी आइडिया पे रिसर्च कर सकते हो, आइडिया पे इंक्वायरी कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। फंडिंग लगातार वहाँ पे आती रहती है। जो स्टूडेंट्स यूएस की बढ़िया यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं ना, आगे जाके लाइफ में अच्छा करते हैं, वही अपने कॉलेज को दान दे देते हैं कि यार मैं अब लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, 50 करोड़ मेरी तरफ से लो, कॉलेज को अच्छा करो। तो टैलेंट का वेलकम किया जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ में, तभी लोग आते हैं दुनिया भर से यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। लेकिन इंडिया के लिए जैसा मैंने बताया, टैलेंट लॉस, फाइनेंशियल लॉस। तो इंडिया अब चाहता है कि हम ही एजुकेशन में अच्छा करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स यूएसए में ना जाएं। वैसे भी वहाँ पे इमिग्रेंट्स को लेके अच्छा माहौल नहीं है, वो इंडिया में ही रुकें। लेकिन देखो, इंडिया में तब रुकेंगे ना जब हम उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आप देखो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ सरकार के भरोसे ज़्यादा रहती हैं, इसलिए सरकार का कंट्रोल रहता है यूनिवर्सिटीज़ पे। तो ऐसे आइडियाज़ पे तो रिसर्च होती ही नहीं है जो सरकार के अगेंस्ट हो। सरकार का बहुत इंटरफेरेंस रहता है हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में, ये दिक्कत है। उतना फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट नहीं आता, उतनी चैरिटी नहीं आती जितनी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, स्टार्टअप कल्चर उतना स्ट्रोंग नहीं है। आईआईटीज़ में है, कुछ आईआईटीज़ में, लेकिन देखो बाकी उतना स्ट्रोंग स्टार्टअप कल्चर नहीं है। रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, लाल फीता शाही, ब्यूरोक्रेट्स कमीशन मांगने लगते हैं, मेरा 5%, मेरा 10%। तो ये सब चीज़ें हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में हैं। चलो देखो, सरकार ये चीज़ें ठीक करेंगी या नहीं होंगी, वक्त लगेगा। बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि इस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ का इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट नहीं है, सरकार की तरफ से फंडिंग नहीं है, अपनी तरफ से वो पैसा कमाती नहीं है। वो सब अलग आर्टिकल में हम डिस्कस कर सकते हैं, पास्ट में किए भी हैं। लेकिन राइटर अपनी तरफ से एक सोल्यूशन देते हैं। राइटर बोलते हैं क्यों ना, अब जैसे देखो एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज हैं, वो यूएस को छोड़ के तो नहीं कह सकते, यूएस के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपने सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे गूगल की तरफ से खबर आई कि वो $15 बिलियन की लागत से एक एआई सेंटर आंध्र प्रदेश में डेवलप करेगी। तो जैसे यूएस की टेक कंपनीज दूसरे देशों में अपने सेंटर्स वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से देखो यूएस की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी तो अपनी ब्रांच इंडिया में खोल सकती हैं ना। वैसे भी यूजीसी ने अब अलाउ कर दिया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अपनी ब्रांच ओपन करने के लिए, अपने कैंपस ओपन करने के लिए इंडिया में। और एक एग्जांपल है, जैसे डेकन यूनिवर्सिटी है, वो अपना ब्रांच ओपन कर रही है गुजरात की गिफ्ट सिटी में। तो देखो कैसे ना कैसे करके हम यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप करें, वो भी इंडिया में आए, अपने कैंपस ओपन करें यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। वही इकोसिस्टम वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगी, तो इससे देश को भी फायदा होगा। देश में बेस्ट एक्सपर्टीज आएगी, देश का पैसा देश में रहेगा, देश का बेस्ट ब्रेन जो है वो यूएस में नहीं जाएगा। तो इस चीज़ पे अब इंडिया को फोकस करना चाहिए कि ग्लोबल एक्सीलेंस इंडिया में आए। या तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें जो हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यूएस की यूनिवर्सिटीज़ को बोलें कि आप प्लीज़ यहाँ पे आओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे। ये काम सरकार को करना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। आपकी क्या राय है इस
इशू के बारे में आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन जो आपको एड्रेस करना है वो भी आपको दे देता हूं। क्वेश्चन देखो, आपको ये अटेम्प्ट करना है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से रिलेटेड। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।